तो आज है मंडे और उसके साथ आज मैंने किया पुल वर्कआउट, बैक, बाइसेप्स एंड ट्रैप्स। एक बहुत माइनर सा डिफरेंस मुझे अपने ट्रैप्स पे डिफरेंस दिखा है, राइट वर्सेस लेफ़्ट। ये कि इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपरली मुझसे होता नहीं है। मतलब आप कह सकते हो कि ये जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ, इसमें शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट जो है ना, शोल्डर ऐसे ज़्यादा जाता है कंपेयर टू, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन अलग है, मसल शॉर्ट, मतलब अगर लेंथ इतना लंबा है वो शॉर्ट होना अलग है, एंड मसल का ये सेम लेंथ इस तरह ऊपर नीचे होना अलग है। तो मुझे लगता है ना कि ये जो आपका ट्रैप्स यानी कि ट्रैप्स जो राइट, ये राइट है बाय द वे, ठीक है, ये राइट पार्ट में ये लेन देन शॉर्ट, मतलब लेन देन होना, शॉर्ट एन होना, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की जगह पे मतलब कम होता है ये, बट ऊपर नीचे मूव ज़्यादा करता है। इसकी वजह से जो ये शेप है ना, जो डिफरेंशिएशन आपको दिखता है आपके इस क्लैविकल एंड पे और ट्रैप्स पे, इस पोजीशन पे जो आपको ट्रैप्स का सेपरेशन दिखता है फ्रंट आगे तरफ से, वो इस पे ज़्यादा दिखता है एंड इस पे कम दिखता है दोनों पे है। जैसे मैंने बताया था कि ये आगे पीछे थोड़ा है, उसके वजह से भी वो इशू आता है, एंड ये बहुत ही माइनर सा इशू है, बट ऑब्वियसली काफ़ी डिफरेंस दिखना शुरू हो जाता है जब मसल्स धीरे धीरे शेप में आने लगे। या ऑब्वियस बात है, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल में जो बेसिक शेप चेंजेस है वो दिखना शुरू होते हैं। अगर आप अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रख रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वो बेसिक चेंजेस आना शुरू हो जाता है, करेक्ट। जैसे कभी एक्सरसाइज नहीं किया एंड सडनली आप एक महीने एक्सरसाइज करो और बाइसेप को ऐसे देखने की कोशिश करो तो थोड़ा दिखता है ना, छोटा आलू दिखता है। उसी तरीके से अगर आप स्पेशली ट्रैप्स की एक्सरसाइज करते हो ना, श्रग्स वगैरह, आपको बहुत इमीडिएट चेंजेस दिखने लगते हैं। तो वही डिफरेंस जो है उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा, हालांकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी काफ़ी बार मैंने वो डिफरेंस देखा है। इसके अलावा आज का जो अपडेट है उसमें एक और बात है जहाँ पे मैंने लिफ्टिंग स्ट्रैप्स यूज़ करना शुरू किया है। लिफ्टिंग स्ट्रैप एक होता है रिस्ट स्ट्रैप, जो आपके रिस्ट को इस तरह होने से रोकता है, वो स्ट्रेट रखता है, आपको आपके रिस्ट को कवर करता है। एक है लिफ्टिंग स्ट्रैप जो इस तरह से होता है, यानी कि ये इस तरह का होता है, राइट। ये आप अपने रिस्ट पे लगाते हो एंड ये टाइट करते हो इस तरीके से। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ओ सॉरी, उल्टा पहन लिया। इस तरीके से आप इसको पहनते हो, इस तरीके से आपके ये रिस्ट पे बैठता है, एंड जिस भी स्पेशली पुलिंग मूवमेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। जैसे आप लैट पुल डाउन कर रहे हो, इवन पुल अप कर रहे हो, लैट पुल डाउन कर रहे हो, जहाँ पे आपका जो उंगलियों की स्ट्रेंथ है आप गिव अप कर देते हो, चाहे रोइंग में हो या बारबल रोइंग में हो, यानी कि सीटेड रोइंग हो या बारबल रोइंग या लैट पुल डाउन हो, इवन अंडर हैंड जो सुपीरियटेड ग्रिप पुल डाउन हो, क्लोज ग्रिप, किसी भी तरह की पुलिंग मूवमेंट में ये बहुत हेल्पफुल होता है। बट आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इसको रिस्ट पे टाइट नहीं करना है, क्योंकि अगर वेट ओवरलोडेड है, ऑलराइट, और ये बहुत टाइट हो गया है खींचते वक्त, तो हर जगह नसें हैं, ऑलराइट, हर जगह हमारी नर्व्स है, तो नसें जो है वो दबेंगी और ब्लड फ्लो उस पर्टिकुलर एरिया का रुक सकता है। तो हो सकता है टिंगलिंग सेंसेशन हो, सडनली वेट छूट जाए, कुछ भी जो हाथ से वो हो सकता है। ये रिस्ट स्ट्रैप है, हमेशा याद रखना, रिस्ट स्ट्रैप है, ठीक है। तो इसको रिस्ट के पास पहनना है। मैंने देखा काफ़ी लोग इतने नीचे पहन रहे हैं या फिर पूरे ऑलमोस्ट इस जगह पे पहन रहे हैं। इस जगह पे आप पहनोगे, सी अगर आप ये पकड़ रहे हो ना, तो इसके वजह से आपके मसल्स, कैसे मैं दिखाऊँ, आपके ऑलमोस्ट यहाँ से जो मसल्स हैं पूरे पीछे तक जा रहे हैं, वो मतलब वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी पुल करने में मेहनत कर रहे हैं। बट अगर आप रिस्ट के इस एज पे पहनोगे तो उसका मतलब ये है कि एक तो आपके फिंगर्स या पाम अपने आपके काम नहीं कर रहे, आपके हैंड, इसको हैंड कहते हैं, ये पूरा आर्म है, ये हैंड है, ठीक। तो जो ये है, अगर आप यहाँ पे पहनते हो तो जब आप पुल करोगे तो ये ऑलमोस्ट रिस्ट के आगे चला गया, एंड
एक तरीके से जो वेट है आपके रिस्ट पे प्रेशर डाल रहा है उसको खींचने के लिए। तो आपके रिस्ट पे प्रेशर पड़ेगा, वो रिस्ट के जो मसल्स हैं, रिस्ट में मसल्स कम एक बैंडेज की तरह होता है रिस्ट में। जैसे अगर अगर बहुत सारे तारें जा रही हों, उसको हम कैसे क्लिप करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे बंधा रहे, उसी तरीके से हमारे हाथ, हमारे जो आर्म्स हैं वहाँ से ऑलमोस्ट इस तरफ से पूरे यहाँ तक में, मतलब इस जगह तक में बहुत सारे लिगामेंट्स, टेंडन्स पार हो रहे हैं, टेंडन्स पार हो रहे हैं। तो उन टेंडन्स हम हाथ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ट्राइपॉड सेटअप किया है, जैसे हम हाथ इस तरह कर रहे हैं, ठीक है, ये मूवमेंट कर रहे हैं, हमारे टेंडन्स यहाँ से भी पार होते हैं, यहाँ से भी पार हो रहे हैं, राइट, इधर हर तरफ से पार हो रहे हैं। तो जो इस तरीके से टेंडन पार हो रहा है ना, यहाँ पे जो आप देखते हो ना, ये टेंडन्स है, ये टेंडन है, ठीक है, मसल्स के साथ जो कनेक्टेड है। ये अगर आप ये इस तरह जब हम करते हैं, यहाँ पे दो आते हैं ना, यहाँ पे वो टेंडन्स है, ठीक है, यहाँ पे शायद दिख जाए, पता नहीं कहाँ दिख क्यों नहीं रहा है यहाँ टेंडन्स है। तो ये टेंडन अगर टेंडन मान लो यहाँ से मसल निकला है और यहाँ से यहाँ टेंडन है, तो टेंडन अगर यहाँ से यहाँ तक के बीच में है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो टेंडन बाहर आ जाएगा, करेक्ट। अगर ऐसा कोई है, सीधा है, ऐसे है तो स्ट्रेच होगा, ऐसे होगा तो बाहर आ जाएगा, करेक्ट, ऐसे आ जाएगा। बट वो ना आए इसीलिए हमारे रिस्ट में इस तरह से, मतलब इस तरीके से, मतलब जैसे ये कड़ा है, अगर आप समझो यहाँ पे कोई इस तरीके से पट्टी बांध दी गई है, ठीक है, तो अंदर का जॉइंट पे बंधी हुई होती है, ताकि उसको कार्पल टनल कहते हैं, जहाँ पे जितने भी आपके कार्पल्स हैं, ठीक है, ये जो हड्डियाँ हैं ना, ये कार्पल्स होती है, तो वहाँ जो टेंडन्स पार होते हैं, शायद उनको कार्पल कहते हैं। तो कार्पल टनल कहते हैं। तो वो जो ऐसे पट्टी ऐसे बंधी है बैंडेज की तरह, उसके नीचे से सारे टेंडन्स पार हो रहे होते हैं ताकि वो ना जाए। अब अगर आप स्ट्रैप इस जगह पहनोगे, ठीक है, तो अब आप खींच रहे हो, रिस्ट रोज खींच रहे हो, ठीक है, रिस्ट खिंचा रहा है, तो जो वेट आपका सारा जाना चाहिए वो आपके, अगर बैक वर्कआउट करें तो बैक की मसल में जाएगा ही, बट रिस्ट पे बहुत ज़्यादा ओवरलोड होगा। इसीलिए अगर ये पट्टी है, ये रिस्ट स्ट्रैप है, तो आपको रिस्ट के ऊपर पहनना है, ठीक है, ताकि जो एंगल है यहाँ सपोर्ट करे, बट जो मेजर लोड है वो 2/3 यहाँ हो, 1/3 यहाँ हो। यहाँ ये अगर मेरा रिस्ट है, सेंटर है ये, अगर ये लाइन आप समझो, तो इसके ऊपर में एक हिस्सा होना चाहिए और इसके नीचे में 2 हिस्से होने चाहिए, तब जाकर आपका जो, तो ओवरऑल आपकी लिफ्टिंग में ये जो प्रेशर है वो पूरे रिस्ट पे नहीं जाएगा, यानी कि रिस्ट आपका खिंचा नहीं जाए, ऐसा नहीं कि रिस्ट ही उखड़ जाए हाथ से होगा तो नहीं, बट रिस्ट ना आ जाए, वो नहीं होगा, बल्कि आपके ये जो आर्म है एक तरह से पुलिंग के लिए काम आएगा, हुक की तरह काम करेगा। तो जो लिफ्टिंग स्ट्रैप है, अगर अगर आप प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हो कि आपकी फिंगर स्ट्रेंथ जो है, जो बेसिकली कभी हम किसी को ग्रिप करते हैं, जैसे अगर आपको पता हो जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, अगर वो किसी भी एरिया में क्लियरली अगर पकड़ कर रहे हैं, तो उनकी ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत होती है, वो हाथ से भी मतलब उंगलियों से लटक सकते हैं। उनके जो फिंगर्स होते हैं पर्टिकुलरली, उनके ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक, बट हमारे उतने नहीं स्ट्रॉन्ग होते। हम ओवरऑल अगर हम ग्रिप करते हैं तो हम पकड़ पाते हैं, करेक्ट। अगर आपका इनिशियली ग्रिप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पहली बात तो मैं सजेस्ट करूँगा बेयर हैंड आप जितना नॉर्मल वेट कर सकते हो करो। जैसे पहले के 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने के लिए मेजरली कोशिश करो अपने हाथ से ही बारबल को या डंबल को पकड़ो, ताकि आपकी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है, एटलीस्ट आपके यहाँ जितने भी मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, यहाँ पे टेंडन्स हैं, उनका थोड़ा स्ट्रेंथ तो बढ़े। ऐसा ना हो कि आप लिफ्टिंग स्ट्रैप पे ही फोकस करते रह गए एंड बाइसेप आपके बड़े हो गए, बट आप एक बारबल तक नहीं पकड़ पा रहे खाली हाथ बिना स्ट्रैप के। वो नहीं होना चाहिए। जनरली भी अगर आप कुछ पकड़ रहे हो तो मसल आपके इस यहाँ से ये पूरे एरिया के आपके ऑलरेडी भी काम कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आप अगर कंपाउंड मूवमेंट करते हो, जैसे बारबल रोइंग कर रहे हो, चाहे पुलअप कर रहे हो, उस केसेस में आपके ये सारे मसल्स भी काम कर रहे हैं, फोर आर्म्स के, आपके ये बाकी जितने भी मसल्स हैं, रिस्ट यहाँ पे मसल्स ज़्यादा है नहीं, बाय द वे बहुत पतले पतले, मेजरली टेंडन्स पार होता है। टेंडन्स यानी कि आपके मसल को और बोन को जो कनेक्ट करता है वो टेंडन है, एंड आपके दो बोन को जो कनेक्ट करता है वो लिगामेंट है, ठीक है। तो जितने भी टेंडन्स हैं यहाँ पे से पार होते हुए, उनमें वो स्ट्रेंथ आएगी।
बहुत वीडियोस फेमस होते हैं, अगर आपने देखा हो किसी कोई बाइसेप कर्ल करते हुए, ये जो बाइसेप का टेंडन है वो टूट गया चेस्ट करते हुए। जो यहाँ टेंडन है, एक तो चेस्ट का ये मेजर है, मेजर पेक्टोरालिस मेजर माइनर, ये जो मेजर चेस्ट का हिस्सा है ऐसे इस तरीके से है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ हाथ की जो हड्डी है ना, उस पर जाके कनेक्ट होता है, ऐसे अंदर से जाके अंदर कनेक्ट होता है हाथ में। इस चेस्ट के मेजर मसल के नीचे छोटा सा मसल है, ऐसे छोटा सा, जो कनेक्टेड है, माइनर। अब जनरली क्या होता है, मैं बस बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। अब बेसिकली क्या होता है, हम नहीं, मतलब जो लोग ओवर ट्रेनिंग करते हैं या फिर एनाबॉलिक का इस्तेमाल करते हैं, एनाबॉलिक्स जो है ना, बॉडी के हर एक में काम करता है, हर एक पार्ट में इफ़ेक्ट करता है, करेक्ट। मसल्स पे ज़्यादा करता है, और क्योंकि वो प्रायोरिटाइज़ करते हैं मसल सिंथेसिस को, रिकवरी को, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो होता क्या है, जिस पेस में आपका मसल ग्रो कर रहा है, जिस पेस में आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उस पेस में लिगामेंट्स एंड टेंडन्स की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही। हम जब नेचुरल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हमारी मसल की जितनी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसी तरीके से लिगामेंट की भी स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है। बाय द वे मैं एक आइडिया दे दूँ, ऑन एवरेज हमारे, अगर मैं ये लिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ, तो 30 to 50%, मुझे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है इसलिए मैं रेंज बता रहा हूँ, आई थिंक 40 के ऊपर है, जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो लिगामेंट में और टेंडन में होती है, टेंडन में, स्पेसिफिकली टेंडन में होती है। तो अगर हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं, अगर टेंडन कमज़ोर है या फिर मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू टेंडन, तो टेंडन टूट जाता है। या अगर आपके कैल्शियम की कमी हो, और भी पता नहीं और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो टेंडन्स को ओवरऑल स्ट्रेंथन करते हैं। बट जनरली अगर आप एक्सरसाइज करके किसी भी एनाबॉलिक का यूज़ कर कर अगर आपका मसल स्ट्रॉन्ग हो गया, बट लिगामेंट उस तरीके से, मतलब साथ में नहीं चल रहा, आपका मसल का स्ट्रेंथ चला गया इतना, लिगामेंट का यहीं पे, तो उस सिचुएशन में कभी भी टेंडेंस टूटने का डर रहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि नेचुरली आप लिफ्टिंग का जो स्ट्रेंथ है ना, वो कम से कम 3 से 4 साल लेकर जाओ। कोई भी एनाबॉलिक्स वगैरह की बात को ऑब्वियसली मैं ना जानता हूँ ना करूँगा, वो मेरा प्रोफेशन भी नहीं है, ना ही उस पर मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, और ना ही मुझे आइडिया है, मुझे जाना भी नहीं। अगर कोई मुझे याद है, एक दोस्त था मेरा जिसने कहा था, तुम ग्रास्प बहुत जल्दी करते हो, तुम में नॉलेज है, तो एक काम करो, तुम एनाबॉलिक्स पर पढ़ाई करो, ताकि मैं उसको गाइड कर सकूँ एनाबॉलिक्स पे। एक मेरा दोस्त था दिल्ली में, तो मुझे लगा पहली बात तो ये टोटली डिफरेंट बात है। शायद वो ये नहीं समझा कि सिर्फ सप्लीमेंटेशन की तरह अगर आपके पास में हल्का नॉलेज हो तो आप किसी को भी कुछ सजेस्ट कर दो, उस तरीके का नहीं है, राइट। आपके पास केमिस्ट होगा प्रॉपर, जिसके पास में उसकी डिग्री होगी, राइट। उसके बाद में आपके पास में डॉक्टर्स होंगे, आपके पास में पता नहीं कौन कौन से अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास हों, तब जाकर एनाबॉलिक्स लेने का कोई सेंस बनता है, क्योंकि उसके वजह से बॉडी में अलग अलग कौन से इम्पैक्ट है वो जानना ज़रूरी है। अगर आर्नोल्ड या रॉनी कॉलमन या जे कटलर या फ्रैंक जेन या जितने भी लोग हैं जिन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉइड, या काई ग्रीन, जितने भी ये नोन नाम है जो मैं बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम लोग नहीं जानते। आज के टाइम में जहाँ पे एनाबॉलिक्स का इस्तेमाल करके लोग 30s में, 40s में, 50s में मर जा रहे हैं, वहाँ पे जो 60s के लोग थे, क्योंकि उन्होंने 15 ईयर्स की ट्रेनिंग करी, 20 ईयर्स की ट्रेनिंग करी, या एटलीस्ट 10 ईयर्स की ट्रेनिंग करी, एंड देन एनाबॉलिक्स पे गए, तब जाकर उनकी N+ उनके पास में वो नॉलेज एंड पेशेंस था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने वो धीरे धीरे डोजेज़ वगैरह चेंज किए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड एक्सेसिबिलिटी की भी बात थी कि उनको अगर कोई एनाबॉलिक अगर दे रहा है तो वो प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस में है। आज क्योंकि वो बहुत ही ईजीली किसी केमिस्ट से आपकी जान पहचान है, और उसका कोई एक्सेस है, वो लाकर आपको कुछ दे रहा है एंड आप यूज़ कर रहे हो, एंड बिना जाने कि उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, बस आपको पता है कि इससे बॉडी बन जाएगी, मसल बढ़ जाएंगे। मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ, सी बीइंग इन दिस, बीइंग तो नहीं बोलूँगा, बट क्योंकि इस इंडस्ट्री में काफ़ी समय के लिए, नॉट एज अ बॉडी बिल्डर ऑब्वियसली, बट उस फिटनेस के लाइन में कुछ समय रहने की वजह से इतना आइडिया मुझे है कि एनाबॉलिक्स लेकर बहुत लोगों को जानता हूँ, मतलब साथ बैठे खाए, मतलब दोस्त बेसिकली, बट नॉट गुड फ्रेंड्स, बट फ्रेंड्स।
ओके एक्वेंटेंस जो कहते हैं। तो इतना समझ आता है कि लोग एनाबॉलिक्स का इस्तेमाल करते हैं और इनका और कितना फ्री नहीं, ईज़ ऑफ एक्सेस है उनके लिए एनाबॉलिक्स का। सिर्फ एक स्टेज कंपटीशन के लिए एक साल किया, फिर अगले साल भी कंपटीशन के लिए यूज़ कर लिया, फिर एक साल के बाद फिर यूज़ कर लिया, और फ्रीक्वेंसी भी कितनी ज़्यादा है। एक पेशेंस तो बिल्कुल नहीं है कि इसको एक लॉन्ग टर्म में करे, कि 2 साल बाद यूज़ करे या 3 साल बाद यूज़ करे। एंड सेकंड ये भी नहीं है कि 10 साल या 15 साल की ट्रेनिंग करके आए हैं। 24 ईयर एज, 15 साल में तो कोई ट्रेनिंग शुरू नहीं कर रहा है यहाँ पे, जिसे मैं जानता हूँ। 18 ईयर 17 ईयर में शुरू करता है। तो 4 साल में 3 साल में जेनेटिक पोटेंशियल तो पहुँच नहीं गया वो, ना ही उस एज में जेनेटिक पोटेंशियल पर लोग पहुँच सकते हैं। जेनेटिक पोटेंशियल मैंने देखा है, बहुत लोग जो 30s में स्टार्ट करते हैं, मतलब पहले भी एक्सरसाइज करते थे पर 30s में स्टार्ट करते हैं, उनकी बहुत अच्छी फिजिक बनती है बिटवीन 30 एंड 35। ये क्यों है, बहुत बहुत क्लियर रिसर्च इस पे है नहीं, तो मैं भी बहुत क्लियरली कह नहीं सकता, बट मोस्टली लोग 30 एंड 35 में ना बहुत अच्छा फिजिक डेवलप कर पाते हैं। ये क्यों है, नो आइडिया, बट प्रॉबली ये ऐसा हो सकता है कि उस बॉडी काफ़ी समय तक एक्सरसाइज अगर नहीं कर रही है या फिर कम एक्सरसाइज में रही है, तो न्यूबी गेंस भी दे पाती है। बट बहुत अच्छा लिटरली न्यूबी गेंस में बहुत अच्छी फिजिक भी बन जाती है लोगों की ड्यूरिंग बिटवीन 30 एंड 35। तो बहुत लोगों ने कहा है और मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि उस दौरान आप काफ़ी अच्छा फिजिक डेवलप कर सकते हो। बेयर मिनिमम अगर आपका एक्सपीरियंस भी रहा है एक्सरसाइज में, या फिर इवन आप स्टार्ट कर रहे हो या 1 महीने 1 साल पहले स्टार्ट किया हुआ है लाइक 29 जैसे मैं कर रहा हूँ, तो मेरा भी एक्सपेक्टेशन वही है कि एक बहुत ही अच्छी फिजिक ओवर अ पीरियड ऑफ 4 5 6 ईयर्स मैं डेवलप करूँ, नॉट फॉर द सेक ऑफ फिजिक, फॉर द सेक ऑफ स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड लॉन्जिविटी। तो लिफ्टिंग स्ट्रैप रिमेंबर कि रिस्ट के ऊपर जो आपके डोर्सल पाम कहते हैं, ये पाम है, ये डोर्सल पाम है, ठीक है, जो पीछे का हिस्सा है पाम का, पीछे का हिस्सा है, तो उसके ऊपर तक नहीं जाना है, बल्कि रिस्ट के ऊपर में 2 तिहाई हिस्सा और 1 तिहाई हिस्सा आपके रिस्ट के थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तब जाकर वो सपोर्ट इस तरह करेगा जहाँ पे आपके मतलब हाथ को इस तरह दबोच भी ना ले कि वो नसें दब जाए, और ना ही ज़्यादा ऊपर होने की वजह से रिस्ट को अलग पुल कर देगा, जिससे आपको पेन हो सकता है आगे चल के। रिस्ट वीक नहीं कर देगा, बट पहले कुछ समय तक के लिए बिना रिस्ट के आप कोशिश करें कि आप लिफ्ट कर सको, ताकि आपकी रिस्ट, आपकी हैंड, ये हैंड है, ठीक है, पहले जिसको पंजा कहते हैं, ये हैंड है, ये पूरा जो है वो आर्म कहते हैं, ये आर्म। तो आपकी हैंड की जो पावर है वो भी बढ़े। अगर वो वीक रहेगा तो आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ भी बहुत कम होगी, आप कुछ लिफ्ट नहीं कर पाओगे, वो भी एक चीज़ हो जाती है। तो इनिशियली वो है। सेकंड, अगर आप पुलिंग के लिए सिर्फ यूज़ कर रहे हो लिफ्टिंग स्ट्रैप, तो इट्स ओके, आई थिंक वो फाइन है, क्योंकि बाकी एक्सरसाइज करके भी आप पकड़ ही रहे हो, चाहे ट्राइसेप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ट्राइसेप में तो और ये मूवमेंट को रोकने पर आप फोकस करते हो, तो ये स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा ही ऑब्वियसली। तो जब इस तरह जा रहे हो पीछे, तो वहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली आपके फोर आर्म के मसल एंड रिस्ट के मसल एक्टिवेटेड हैं ही। तो मिक्स एंड मैच कर आप कर सकते हो कि सिर्फ पुलिंग में ही आप लिफ्टिंग, ऑब्वियस बात है, नाम ही लिफ्टिंग स्ट्रैप है, तो लिफ्ट जब आप कर रहे हो तो वो कर रहे हो, एंड पुशिंग वाले में आप बिना स्ट्रैप के, बिना रिस्ट स्ट्रैप के एक्सरसाइज कर सकते हो। आज का जो अपडेट रहा ये बस इतना ही था। मेन पॉइंट रिस्ट स्ट्रैप पर था, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। आपके मसल को जितना आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, पैरेलली आपके टेंडन्स एंड लिगामेंट्स भी उसी तरह स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि आपके लिगामेंट ऑलरेडी, टेंडन्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। आपके मसल कितने, क्योंकि मसल जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वीक होता जाता है। अगर टेंडन्स भी उसी तरह वीक होते तो तारें टूटती जाती एक एज के बाद में, बट वो नहीं टूट रही बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, बाई नेचर उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, राइट। तो जब आप मसल स्ट्रेंथन कर रहे हो, लिगामेंट भी स्ट्रेंथन होते जाएंगे, न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर हो। बस मसल की हीलिंग थोड़ी फास्ट होती है, रिकवरी फास्ट होती है। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स की रिकवरी बहुत स्लो होती है। अगर आपको मसल में कोई प्रॉब्लम है तो वो 5 10 15 20 दिन में ठीक हो जाता है। ऑन द अदर एंड लिगामेंट एंड टेंडन की अगर इशू हो तो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, कहते हैं ना वो लिगामेंट टेयर हो गया, ACL, MCL, PCL, ये सारे अगर इशू आते हैं तो
इन जनरल 6 महीने से 8 महीने तक का समय लग जाता है कंप्लीट रिकवरी में। अगेन वो 90 या 95% रिकवरी ही होती है, बिकॉज नो स्कार इज़ कम्प्लीटली हील्ड और कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, स्ट्रक्चर, सब कुछ, ठीक है। तो वो थोड़ा सा वुंड रहता है, इसीलिए फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। वो ज़रूरत ना पड़े इसके लिए ज़रूरी है आपके मसल को स्ट्रेंथन करो, और साथ में नेचुरल तरीके से अच्छा न्यूट्रिशन लोगे तो आपके लिगामेंट्स एंड टेंडन्स भी पैरेलली स्ट्रेंथन हो रहे होंगे, तो आपको इंजरी से ये चीज़ें बचाएगा। वो कि बाइसेप का टेंडन टूट गया, ये टूट गया, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। एंड ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। रिस्ट स्ट्रैप, लिफ्टिंग स्ट्रैप ले लिया तो हम 15-20 किलो ज़्यादा खींचेंगे, हाथ रह जाएगा बार में बाकी का लेकर ऐसे हम घूमते रहेंगे, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। एंड बस आज का इतना ही अपडेट था। आज था पुल वर्कआउट, कल होगा हमारा लेग, कल है ट्यूसडे, कल मिलते हैं फिर।